बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे जीके से संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। और आप ये समझ जाइए कि बिहार लाइब्रेरियन का जो स्टेट एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उस एग्जाम्स में इसी लेवल के आपके जीके एंड जीएस दिखे जाएंगे। इसलिए इस लेवल का जीके एंड जीएस आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना आपका समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यदि आप हमसे पहले आंसर कमेंट करने की पूर्ण कोशिश कीजिएगा और यदि आप आंसर कमेंट करते हैं तो इससे अंदाज़ा लगेगा दोस्तों कि हाँ, रियल में आपको इन प्रश्नों के बारे में जानकारी ज़रूर थी। और अंत में आप अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज के इस लाइव सेशन में आपने 50 क्वेश्चनों में कुल कितना सही किया है। पहला प्रश्न है कि किस भारतीय सम्राट ने पहली बार दक्षिणा पथ पर अपना सिक्का चलवाया। प्रश्न है विच इंडियन एम्पेरर फर्स्ट issued coins in the दक्षिणा पंथा। किस भारतीय सम्राट ने पहली बार दक्षिणा पथ पर अपना सिक्का चलवाया। इस प्रश्न का ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सातकर्णी प्रथम या हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, यदि आपने आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा कि भारतीय सम्राट जो है दक्षिणा पथ पर अपना सिक्का चलवाने वाले थे सातकर्णी प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर सिंह शिकार का अंकन मिलता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया पर फिलहाल जीके जीएस के वे क्वेश्चंस जो बिहार लाइब्रेरियन स्टेट के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। किस गुप्त शासक के सिक्के पर सिंह शिकार का अंकन मिलता है। ऑन विच या ऑन हुज गुप्त क्वाइंस इज लायन हंट डिपिक्टेड। याद रखेंगे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या आपके पास ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे वह गुप्त शासक कुमारगुप्त हैं जिनके सिक्कों पर सिंह शिकार का अंकन मिलता है। ये खास करके सिंह शिकार ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के जानवरों से संबंधित शिकार का भी चित्र उनके सिक्कों पर मिला हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के लिए मुख्य रूप से किसका योगदान था। शारदा अधिनियम के लिए मुख्य रूप से किसका योगदान था। हु इज मेनली क्रिएटेड फॉर द शारदा एक्ट। ऑप्शन है हरबिलास शारदा, बी आर अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि शारदा अधिनियम के लिए मुख्य रूप से किसका योगदान था। सही आंसर है हरबिलास शारदा का मुख्य योगदान था शारदा अधिनियम में। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 है वह लागू किया है। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। That is the question number 4 and the options are Lord Dalhousie, Lord William Battings, Lord Curzon and Lord Wavell. The right answer of the fourth number question is option number B. Lord William Batting is that general governor who introduced the English Education Act 1835. Option number B इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। लखनऊ में, कराची में, ढाका में या दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में यानी कि जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका में हुई थी। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिए कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। याद रखेंगे हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द साइमन कमीशन। याद रखेंगे साइमन कमीशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंसारी। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। लेकिन दोस्तों मोतीलाल नेहरू आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब साइमन कमीशन बनकर के तैयार हुआ उस समय डॉक्टर अंसारी थे, लेकिन जब साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया तो उस कंडीशंस में मोतीलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे।
सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? हु वाज द मेन फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? दैट इज द सेवेंथ नंबर क्वेश्चन. ऑप्शंस आर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों, या न कोई. याद रखें, नॉन ऑफ दीज. तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों. जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस दोनों जो हैं इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से प्रमुख थे. दोस्तों, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अगर ऑप्शंस में नहीं रहता तो ओनली जयप्रकाश नारायण आंसर हो जाता. आठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा. महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में पहली बार राष्ट्रव्यापी नेतृत्व किया? प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में पहली बार राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन किया? इन विच मूवमेंट डिड, याद रखेंगे, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी लीड द फर्स्ट लीड इन द नेशनल लेवल? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या खेरा आंदोलन? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने, असहयोग आंदोलन. महात्मा गांधी ने वह आंदोलन असहयोग आंदोलन है जिस पर राष्ट्रव्यापी नेतृत्व में या राष्ट्रव्यापी अवसर पर इन्होंने नेतृत्व किया था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज द राइट आंसर ऑफ द 8 नंबर क्वेश्चन. प्रश्न है 9वां नंबर की इल्बर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा हुआ था? द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू सिविल सेवा, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व या सेना से? तो याद रखेंगे दोस्तों, इल्बर्ट बिल जो है या विवाद जो है वह न्याय व्यवस्था यानी कि जुडिशरी से जुड़ा हुआ था. ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है. 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या था? व्हाट वाज द फेमस थ्योरी गिवन बाय दादा भाई नौरोजी? आप सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को जो है द ओल्ड ग्रेटमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. इन्होंने कौन सी थ्योरी दिया था या इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको क्या बोलेंगे? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है, इसको ड्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है. 11 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे मोटे स्थल मंडल को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, पृथ्वी के सबसे मोटे स्थल मंडल को क्या कहेंगे? विच इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ये लिथोस्फीयर? याद रखेंगे, महासागरीय क्रस्ट को बोलेंगे, महाद्वीपीय क्रस्ट को बोलेंगे मेंटल, या फिर आप उसको कोर कहेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर है पृथ्वी के सबसे मोटे स्थल मंडल को जो है वो ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 11 का ऑप्शन नंबर बी है, उसको महाद्वीपीय क्रिस्टल कहते हैं. 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और वो है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर? यानी वायुमंडल में बेहद ही आसान क्वेश्चन है. इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 78%. अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस अब लेवल अप होगा. कौन सा महासागर मरुस्थलीय महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा महासागर है जिसको मरुस्थलीय महासागर कहेंगे? आपके पास ऑप्शन है विच, या फिर इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, विच ओशियन इज कॉल्ड डिजर्ट ओशियन? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक? याद रखेंगे दोस्तों, जो इसमें आर्कटिक महासागर है ना, वह आर्कटिक महासागर को मरुस्थलीय महासागर कहेंगे. अब आप चौंक जाएंगे कि आर्कटिक मरुस्थल तो आर्कटिक मरुस्थल कैसे हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्कटिक आप सभी जानते हैं कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है. बर्फ से ढके होने के कारण यह जो है समुद्रीय स्थल का निर्माण करता है, यानी कि समुद्रीय मरुस्थल का निर्माण करता है, शुष्क स्थान का निर्माण करता है. यही कारण है कि यह महासागर मरुस्थलीय महासागर के रूप में जाना जाएगा, यानी कि आर्कटिक इसका सही आंसर हो जाएगा. 14 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भौगोलिक नाम क्या है? लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भौगोलिक नाम क्या है? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल टर्म ऑफ द लॉरेंस ऑफ अरेबिया? लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भौगोलिक नाम क्या है? गोबी, सहारा, अरबियन डेजर्ट या कालाहारी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया भौगोलिक को हम लोग भौगोलिक नाम ये अरबियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने है. प्रश्न कहता है 15 नंबर के भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन सर्वाधिक किस क्षेत्र में सफल हुआ? भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन सर्वाधिक किस क्षेत्र में सफल हुआ है? वेयर वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन मस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया? प्रश्न आपके सामने है कि भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन सर्वाधिक किस क्षेत्र में सफल हुआ? 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा. 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कॉटन उत्पादन किस राज्य में होता है?
विच स्टेट प्रोड्यूसेस मस्ट कॉटन इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक कॉटन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होगा? सही आंसर है 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है कॉटन का उत्पादन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? वेयर डॉज नर्मदा रिवर ड्रेन? याद रखेंगे, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, दोनों में, उपर्युक्त में से, या फिर अंडमान सागर में? सही आंसर है दोस्तों कि नर्मदा की नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए था। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल निम्नलिखित में से कौन है? गोदावरी ब्रिज या बोगीबिल ब्रिज, विवेक एक्सप्रेस ब्रिज या पंबन ब्रिज? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो है वह वर्तमान में बोगीबिल ब्रिज है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? याद रखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वेयर इज द जो लेस्ट रेनफॉल इन इंडिया? लद्दाख, जोधपुर, भुज या जैसलमेर? याद रखेंगे जैसलमेर में, यानी कि राजस्थान का एक स्थान है जहां पर सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। 19 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे है कि भारत में कौन सा झील खारे जल की सबसे बड़ी झील है? भारत में वो कौन सी झील है जो खारे जल की सबसे बड़ी झील है? विच इज द लार्जेस्ट यानी कि साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? सांभर, वुलर, चिल्का या पुलकित? इस प्रश्न का सही आंसर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। अब दोस्तों हम यहां से एक रोकना चाहेंगे कि यदि आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग के बुक लेना जिसमें से 100 और प्लस 30 यानी 130 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है उस पर 80 रुपये में ये दोनों बुक उपलब्ध कराती है। 1050 प्रश्न जो है वो MCQ के रूप में और 500 वन लाइनर के रूप में है। ये मात्र 80 रुपये में आपको हमारे YouTube चैनल के इसी नंबर पर आप जब इस पर कमेंट करेंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आप अगर इसको लेना चाहेंगे तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। भारत में GDP किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? भारत में GDP किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? हु इशूज इंडिया GDP डाटा? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक या NSO यानी नेशनल स्टैटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है वो। तो भारत में GDP जिस संस्था के द्वारा जारी की जाती है उसका नाम NSO है, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह जारी की जाती है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन शामिल नहीं होगा? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल नहीं करेंगे? व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? चालू खाता, करेंट अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, वित्त खाता, फाइनेंशियल अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट जिसको हम कहेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन शामिल नहीं है? तो फिक्स्ड अकाउंट जो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि भारत का पहला डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री कौन थे? यानी कि भारत के पहला डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर पूछा जा रहा है, यानी कि विनिवेश मंत्री। भारत के पहले विनिवेश मंत्री कौन थे? अरुण शौरी, मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा या प्रणब मुखर्जी? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, अरुण शौरी। याद रखेंगे भारत का पहला डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री कौन थे? इनका सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुण शौरी इस प्रश्न का सही आंसर है। डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन इंडेक्स यानी SDI कौन जारी करता है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? हु इश्यूड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? IMF, UNDP, WTO या वर्ल्ड बैंक? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNDP के द्वारा जारी की जाती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंडेक्स। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज? NSE, BSE, MCX या NCDX? सही आंसर हो जाएगा BSE, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में FDI की अधिकतम सीमा किस क्षेत्र में 100% है? भारत में FDI की अधिकतम सीमा
किस क्षेत्र में 100% है? रेलवे, रक्षा, बीमा या ई कॉमर्स? इस प्रश्न का सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स। भारत में एफडीआई की अधिकतम सीमा जो है 100% वो ई कॉमर्स में है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? व्हाट डॉज ग्रीन जीडीपी मेश्योर? यानी रखेंगे ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरणीय लागत, उत्पादन, रोजगार या आय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 27वां का राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय लागत। ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है उससे संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में नेट नेशनल इनकम किस आधार पर मापी जाती है? भारत में नेट नेशनल इनकम किस आधार पर मापी जाती है? इंडियाज एनएनआई इज मेश्योर्ड ऑन उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि या सभी के सभी? सही आंसर है इस प्रश्न का सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग में कौन नहीं आता है? हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नीति आयोग? नीति आयोग में निम्नलिखित में से कौन नहीं आएगा? प्रधानमंत्री आते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, सीईओ भी होते हैं, लेकिन राज्यपाल नीति आयोग के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लगातार हमसे बताने से पहले आप आंसर करते जाइए और अंत में जरूर आप हमें इसका आंसर बताइएगा टोटल आपने आंसर कितना किया। लीजिए 30वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। भारत में महंगाई मापन के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? भारत में महंगाई मापन के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? विच इंडेक्स इज यूज्ड ऑफ द मेश्योर इन्फ्लेशन इन इंडिया? भारत में महंगाई मापन के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा WPI और CPI, दोनों के दोनों इस प्रश्न का सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान में भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारत के संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन है? विच आर्टिकल डील्स विद द लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? याद रखेंगे 343 से 351 के बीच में भारत के संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लोकसभा? 500, 545, 550 और 543 या 552? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552, जिसमें 550 और उसके बाद प्लस 2 एंग्लो इंडियन के लिए बताया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संसद में मनी बिल किसके पास भेजा जाता है? संसद में मनी बिल किसके पास भेजा जाता है? मनी बिल्स इज सेंट टू हुम इन पार्लियामेंट? संसद में मनी बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास? सही आंसर हो जाएगा कि संसद में मनी बिल जो है भेजा जाता है वह होते हैं राज्यसभा के पास भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है? संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें मूल कर्तव्य लिखा गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन? वह संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल कर्तव्य है? भाग 4, भाग 4A, भाग 3 में या भाग 5 में? सही आंसर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र जो है वह संविधान के भाग 4A में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों लगातार क्लासेस करने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा। हमारी क्लासेस प्रतिदिन डेली 8:30 पर आपके लिए लाइव फ्री में लाई जाती है। और साथ ही साथ यदि आप ई बुक चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहते हैं या ई बुक आप अगर परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, या आप उससे हमसे संपर्क कीजिए और आपकी जो है निदान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अनुच्छेद 368 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 368 किससे जुड़ा हुआ है? 35 का सही आंसर हो जाएगा संशोधन से। भारतीय संविधान में संशोधन की जो जरूरत पड़ेगी तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो सही आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? वह समय कब था? व्हेन वाज द फर्स्ट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? पहली बार भारत में आपातकाल कब लगाया गया? 1962, 1971, 1975 या 1948? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले आपातकाल जो है 1962 में लगाए गए हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में अब तक कुल कितने बार आपातकाल लगे हैं। अगर आपको आंसर मालूम है तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा।
भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली फॉर्म्ड? 1946, 1947, 1948 या 1949? इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के पहले सीजीआई कौन थे? हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चीफ जस्टिस? प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पहले सीजीआई कौन थे? हरिलाल जे कानिया, एमजी महाजन, बीके मुखर्जी या पीएन भगवती? इस प्रश्न का सही आंसर है कि हरिलाल जे कानिया जो थे वो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होंगे। प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी यानी कि समानता, धर्म, रिलीजन, स्वतंत्रता, फ्रीडम या शिक्षा से संबंधित है। तो याद रखेंगे दोस्तों 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 14 जो है वो इक्वालिटी अर्थात समानता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों चलते चलाते आप लोग को बता दे रहे हैं कि इस 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्योंकि अंतिम नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आप रियल में बिल्कुल सजग हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और अंत तक चैनल को देखते हैं। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35, 40? आपको जो भी आंसर लगता है प्लीज आंसर जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। मिलेंगे कल इसी समय 8:30 पर। लाइब्रेरियन साइंस की क्लास कल ली जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद।